हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सीटेट 2020 के पेपर की आंसर की। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ लेवल सेकंड का जो कल पेपर हुआ था। लेवल सेकंड में जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन या फिर हम कहेंगे जो सीडीपी का पार्ट था, जो 30 क्वेश्चन आए थे, उसको हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। और आपको इसके साथ ही एक बहुत ही शानदार तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे तो पता चलेगा आपको कि सीटेट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे जो आप आराम से आपको साइकोलॉजी में आपने कोई भी बुक नहीं पढ़ी है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आप आसानी से आपके कॉमन सेंस के तहत है वो बहुत सारे क्वेश्चन है वो आराम से हल कर सकते हैं। आपको एकदम शानदार तरीका मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा रीट के अंदर। क्योंकि आप सबको पता है कि दोस्तों ये तो सिर्फ पासिंग एग्जाम थे। अगर आपके जनरल कैटेगरी को छोड़ दें तो लगभग 82 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए थे, लेकिन रीट के अंदर 82 नंबर में कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। आप सबको पता है कि लगभग आपका टारगेट कम से कम 120 होना चाहिए और 120 से जितने ज़्यादा आएंगे उतने आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों जितने ज़्यादा नंबर आएंगे उतना ही आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है वो रहेगी। तो हम इस वीडियो में एकदम बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको कल के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन आए थे उनका आंसर बता रहा हूँ। इसके साथ ही हम किस प्रकार क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाया तो आप आराम से जो कल पेपर आया था उसमें 25 प्लस तो कर ही सकते हैं। क्योंकि आप सबको पता है लगभग मैंने इस चैनल पे 1500 से ज़्यादा पेपर हम 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों। पेपर नहीं, 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन हम साइकोलॉजी के कर चुके हैं लास्ट 2016 से लेकर 2020 तक। कोई भी जो पेपर हुआ है चाहे वो आरपीएससी का हो या फिर किसी भी राज्य की टेट की एग्ज़ाम का हो, तो पूरे ऑथेंटिक पेपर मैंने आपके लिए डाले हैं दोस्तों। आप उनको ज़रूर देखिए, प्ले लिस्ट है वो बनी हुई है। अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सीधा चलते हैं हम पेपर के अंदर और किस प्रकार हम सोल्व करेंगे ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो राइट हों। तो दोस्तों बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो ये देखिए दोस्तों, लेवल सेकंड के जो साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन आया था अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषीयता को समझना चाहिए। एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा और एक गुण और साधन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपको कि अध्यापकों को मान लीजिए आप अध्यापक बन चुके हैं तो आपकी कक्षा में जो बहुभाषीयता आप आप है वो हिंदी का यूज भी कर रहे हैं, इंग्लिश का यूज भी कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं वो क्या हैं। तो दोस्तों ये आपकी क्लास के गुण होते हैं, साधन होते हैं। क्योंकि रुकावट होती नहीं, समस्या भी नहीं होती, एक व्यवस्थित जो मुद्दा है वो भी नहीं होता है दोस्तों। तो अपने आप है वो चौथा आंसर है वो राइट हो जाएगा। क्योंकि इनमें एक यही जो हो सकता है वो ऑप्शन सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 ही है, ये गुण होता है या फिर साधन होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन दोस्तों। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। अब दोस्तों अगर आप मान लीजिए आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो भी आप आराम से मान लीजिए अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। ये तो बाल केंद्रित कक्षा है वो नहीं होती है। क्योंकि आप सबको पता है कि अध्यापक का वो लेबल तो बिल्कुल ना करे बच्चों को कि ये कमजोर है ये होशियार है, इस प्रकार बच्चों को डिवाइड नहीं करना है दोस्तों। ये गुण नहीं होता है बाल केंद्रित कक्षा का। इसके अलावा पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है, ये भी अच्छी बात नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आता है ऑप्शन नंबर 4 कि अध्यापक केवल पाठ्य पुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे नहीं हो सकता। तो अपने आप ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब मैंने जो पेपर सोल्व करवाए थे उस टाइम आपको बहुत बार कहा था कि जहां पर सांस्कृतिक की बात आ गई वहां पर सिर्फ एक ही मनोवैज्ञानिक है, वहां पे आपको सिर्फ वाइगोत्स्की करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे बात कर रहा है कि सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इस चीज की बात है वो सिर्फ वाइगोत्स्की ने थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना, क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। तो दोस्तों आप बात करते हैं सबसे पहले तो इसका आंसर है वो क्या होगा। तो दोस्तों आप सबको पता होगा कि प्रभावशाली पद्धति बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना। मिश्रित लिंग समूह बनाना कोई भी अगर आप कार्य करवा रहे हैं बच्चों से तो उसमें लड़के भी रखें और लड़कियां भी रखें, मिश्रित रहें और आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। ये सब चीज़ें वो यहाँ पे बिल्कुल राइट बैठती हैं, ठीक बैठती हैं, उचित बैठती हैं। ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अब बात करते हैं कि ऑप्शन 1, 2 और 4 क्यों नहीं हुए। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति हमसे पूछी है। अब बात करते हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता वो होती क्या है। जेंडर रूढ़िवादिता ये होती है दोस्तों, जैसे समाज में प्रचलन है कि हाँ अगर कोई लड़की है तो ये काम नहीं कर सकती, मतलब वो जॉब नहीं लग सकती, वो पुलिस में नहीं जा सकती। ये सब जेंडर रूढ़िवादिता के लक्षण है कि लड़कियां ये नहीं कर सकती और लड़के ही सिर्फ ये काम कर सकते हैं। ये सब जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आते हैं। तो इन सब चीज़ों को कम करने के लिए कौन सी प्रभावशाली पद्धति है वो हमसे पूछी गई थी। तो समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि जो समाज में जो फैल रही हैं, जैसे घर का काम है वो सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, जॉब है वो सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ये सब समाज की जो चित्रित होती हैं भावनाएं या कुछ भी हम कह लीजिए कि भूमिकाएं जो होती हैं, इन सबको प्रबल करना ये तो दोस्तों प्रभावशाली पद्धति है, वो कम करने में ये बिल्कुल नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर 1 तो इस तरह है वो गलत हो गया। फिर है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। तो दोस्तों इसमें भी कोई खास है वो मिलेगी नहीं कि लड़कों का अलग ग्रुप बना दिया जाए और लड़कियों का अलग ग्रुप बना दिया जाए। तो ये भी चीज़ है वो जेंडर रूढ़िवादिता को कम नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा और इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं होगा। तो बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही सटीक और फाइनल आंसर की आप मिला लेना। मैं जो आंसर आपको बता रहा हूँ बिल्कुल एक ही ये आंसर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। समावेशी शिक्षा की बात कर रहा है दोस्तों। समावेशी शिक्षा क्या होता है, मतलब कोई भी बच्चा हो, कोई भी बच्चा चाहे प्रतिभाशाली हो या फिर समस्याग्रस्त बालक या दोस्तों पिछड़ा बालक, कोई भी बालक हो, समावेशी शिक्षा का मतलब ही ये है कि उन सब बच्चों को एक ही कक्षा में बैठाकर उनको पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा होती है। बहुत बार प्रश्न आता है कि कोई बच्चा है वो मतलब थोड़ा मतलब कम देखता है या मतलब कम सुनाई देता है, कम दिखाई देता है, तो इन सब बच्चों के लिए आप शिक्षा वो किस प्रकार करेंगे, या कोई प्रतिभाशाली बच्चा दे देंगे। दोस्तों इस प्रकार के एग्जाम्पल बहुत आते हैं और मैंने जो पुराने पेपर करवाए थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वाले या फिर मैं कहूँ कि एचटेट है, रीट है, इन सब में भी आपको ऐसे क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये किसी भी गाइड में आपको नहीं मिलेंगे पढ़ने के लिए। ये सिर्फ आपके कॉमन सेंस की चीज़ है कि किस प्रकार आपको, मतलब एक वर्ड है, आप समावेशी शिक्षा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। समावेशी शिक्षा यही चीज़ होती है कि सब बच्चों को, कैसा भी बच्चा उनको उसी कक्षा में बैठाना है, वो समावेशी शिक्षा होती है दोस्तों। तो समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। तो यहाँ पे दोस्तों बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। समावेशी शिक्षा का मतलब ये अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। अब अलग अलग अक्षमताओं वाले बच्चों के लिए मतलब कि कोई बच्चा देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता, तो ये अलग अलग अक्षमता हो गई उनकी, तो उनके लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना है समावेशी शिक्षा होती है। दोस्तों बिल्कुल नहीं होती है। तो इस प्रकार ऑप्शन 1 भी नहीं होगा, ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। फिर बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की, दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बिल्कुल सटीक आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। समावेशी शिक्षा का मतलब यही होता है कि सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो मतलब प्रतिभाशाली हो या फिर विशिष्ट हो या फिर मैं कहूँ कि मतलब दिव्यांग बच्चा हो, किसी भी प्रकार का बच्चा हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उनको एक ही क्लासरूम में बैठाकर उनको शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा होती है। तो ये मैंने आपको पूरा कंसेप्ट है वो बता दिया। आप चाहे मतलब कोई भी क्वेश्चन है इसके ऊपर आप आराम से सही कर दोगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक दोनों बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। तो पहला है, वे प्रश्न देकर जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर, रटने पर आधारित परीक्षा देकर, चुनौतीपूर्ण कार्य और निरस्ता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब क्यों होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि आप सबको पता होगा कि अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। दोस्तों अभिमुखी चिंतन वो प्रतिभाशाली में तो पाया जाता है, लेकिन सृजनात्मक बच्चे हैं उनमें अभिसारी नहीं होता है दोस्तों। अभिसारी चिंतन वो प्रतिभाशाली में होता है और अपसारी चिंतन वो सृजनात्मक बच्चों में होता है। तो ये आंसर है वो इस प्रकार बिल्कुल भी राइट नहीं होगा। फिर है ऑप्शन नंबर 2, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। दोस्तों ये भी नहीं होता है। रटने पर आधारित परीक्षा देकर, ये भी नहीं होता है। इससे सबसे अच्छा आंसर है, साइकोलॉजी में आपको सबसे अच्छा आंसर देखना है, मतलब एकदम पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए जो आपके आंसर है वही आंसर है होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आप मतलब क्वेश्चन अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है फिर भी आप 90% या 99% चांस होते हैं कि वो क्वेश्चन आपका सही हो जाए। आपको एकदम पॉजिटिव तरीके से आंसर वो सोल्व करने हैं ताकि आराम से आप 25 प्लस तो नंबर लाकर आ ही सकते हो दोस्तों। बहुत सारे
बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके 25 से ज़्यादा नंबर आते हैं, 28, 29, 30 तक नंबर आते हैं, 30/30 नंबर भी आते हैं साइकोलॉजी में। और बहुत ही सरल विषय, अगर आपके जो थोड़े बहुत टर्म है जैसे प्याजे है, ब्रूनर है, ये 3-4 चीज़ें आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है कि अगर आप थोड़ा बहुत कंसेप्ट समझने लगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही आसान और सरल सब्जेक्ट है, और थोड़े बहुत आपको मतलब पर्सन सोल्व करने हैं। लास्ट एग्जामों में अगर आपने 100-200 क्वेश्चन भी सोल्व कर लिए, 15-20 पेपर अगर आपने निकाल लिए लास्ट जो एग्जामों में आए हैं, वो पेपर आपको निकालने हैं दोस्तों। कि यहाँ से अगर मॉडल पेपर आप निकाल रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा है अगर आप लास्ट ईयर के, जैसे अभी सीटेट का आप ये जो पेपर हुए हैं 2, तो इसमें आ गए दोस्तों 60 क्वेश्चन। इसी प्रकार जो एचटेट का पेपर हुआ था अभी जनवरी में, वो भी मैंने अपने चैनल पर डाला था, तो 3 पेपर वो हो गए। तो इस प्रकार दोस्तों ये पेपर आप निकालोगे खुद, इससे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो मिलेगा। आप मेरा कहना मानिए, और मतलब लगभग 10 से 12 पेपर आप एक बार निकाल कर देखिए। मतलब 10 से 12 का मतलब ये है कि एक वीडियो 20 मिनट के आसपास का बनता है, तो आपके ज़्यादा नहीं 200 मिनट लगेंगे, 3 घंटे निकलेंगे। मतलब 3 घंटे में आपको एकदम साइकोलॉजी के ऊपर कमांड हो जाएगी आपकी, यार हाँ, आपको ये विश्वास हो जाएगा यार आराम से मैं 25 नंबर तो ला सकता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस ही आपको एग्जाम में सफलता दिलाएगा दोस्तों, एक बार कहना मानिए। और लगभग 15 से 20 पेपर आप निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन है वो सोल्व करने हैं। तो इससे आपके आराम से 25 से ज़्यादा सही हो जाएंगे। एक बार आप निकाल के जरूर देखिए। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। अब दोस्तों पठन वैफल्य का मतलब आप अब हिंदी वाला वर्ड अगर आपके समझ में नहीं आए तो आप इंग्लिश वाला जरूर देखिए। तो यहाँ पे बात कर रहा है डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया का मतलब है कि उसको पढ़ना नहीं आता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 साफ साफ आपको पता है कि पढ़ने और लिखने की कुशलता के विश्लेषण से अर्थ होता है पठन वैफल्य या डिसलेक्सिया का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है। दोस्तों नहीं है, ये चीज़ें आपको बिल्कुल देखनी है कि नहीं है पूछ रहा है या फिर है पूछ रहा है। तो यहाँ पे आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी कौन से होते हैं दोस्तों, जिनको मतलब थोड़ा थोड़ा दिखता है। आंशिक दृष्टि का मतलब है कि जिनको मतलब स्पष्ट तो नहीं दिखता लेकिन थोड़ा बहुत वो देख सकते हैं। बिल्कुल अंधे हम नहीं कहेंगे उनको, थोड़ा बहुत दिखता है, उनको आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थी कहते हैं। तो इनके लिए कौन सी अधिगम सामग्री है वो उपयुक्त नहीं है। त्रिविमीय नक्शे या चार्ट ये तो दोस्तों पढ़ सकते हैं, बोलती पुस्तकें या स्पर्शीय सूचना पट ये भी पढ़ सकते हैं। छोटी मुद्रा वाली कार्यशीट, छोटी मुद्रा वाली मतलब बहुत ही महीन अक्षरों में अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो वो बालक हम वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बच्चों के अधिगम में शारीरिक स्वास्थ्य और सामाजिक अवस्था की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, का कोई आपसी संबंध नहीं है, कि भूमिका नगण्य है, का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब दोस्तों आपको पता है, आप पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे तो इसको मतलब आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10। कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापिका को विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए कि वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर सके पाएं। विद्यार्थियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर वर्गीकृत और नामांकित करके उनके योग्यता आधारित समूह बनाने चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता अर्थपूर्ण अधिगम के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 तो आप यहाँ से काट दो, मतलब ये तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं विद्यार्थियों में संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिपक्ष में सशक्त हों। फिर है कक्षा में विविधता की उपेक्षा करके शिक्षण की मानक विधि को अपनाना चाहिए। तो दोस्तों चौथा कथन भी बिल्कुल गलत है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर 4 में दे रखे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है पहला और तीसरा कथन वो सही है। पहला तो है विद्यार्थियों की सहायता करनी चाहिए जिससे वे अपने मनोभावों और अभिप्रेरणों को सुव्यवस्थित कर पाएं, और विद्यार्थियों से संवाद और परिचर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे बहुपरिपक्ष करने में सशक्त हों। तो 1 व 3 दोनों सही हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। दोस्तों प्रभावशाली नहीं है। अब प्रतिकूल परिस्थितियों और वंचित पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं का मतलब है दोस्तों विद्यार्थियों को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली नहीं है। अधिगमकर्ताओं को विद्यालय के बाहर ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना जिससे कि अध्यापक को उन पर अधिक ध्यान न देना पड़े। तो दोस्तों यही कथन है वो नेगेटिव है, ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये एक प्रभावशाली पद्धति बिल्कुल नहीं है दोस्तों, मतलब ट्यूशन पढ़ने के लिए कहना ये प्रभावशाली नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अपनी कक्षा में अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए अध्यापिका को अपनी कक्षा में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक विविधता को चाहिए उपेक्षित करना, समझना, अनदेखा करना और टालना। तो दोस्तों आप सबको पता है कि भाषाई विविधता है, धार्मिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, इन सबको समझना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए देश वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय देश वातावरण के। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। तो यहाँ पे क्या होगा, कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए सहयोगिक वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय प्रतिस्पर्धिक वातावरण के। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए प्रभावशाली पद्धति है? सीखने से ज्यादा कार्य पूर्ण करने पर बल देना, वे कार्य देना जो कि बहुत सरल हो, प्रतियोगिताओं के लिए बहुत से अवसर उपलब्ध करना, पाठ उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी कोई नया कौशल सीख रहे हो। तो दोस्तों ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब मैं तभी कहता हूँ कि कुछ नाम आपको इंग्लिश में ध्यान रखना। अब यहाँ पे ये पाठ है, ये कई बार पाडा भी लिखा आता है, कई बार इसको कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन इंग्लिश वाला एक ही आता है, स्काफोल्डिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 है, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि स्काफोल्डिंग उपलब्ध कराना, विशेषकर जब विद्यार्थी है वो कोई नया ज्ञान है या फिर नया कौशल है वो सीख रहा हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बच्चे प्रश्नों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में सक्रियतापूर्वक सोचते हैं, उनमें अन्वेषण छानबीन की लालसा होती है। बच्चे अपने वातावरण, आसपास की वस्तुओं को जानने के लिए जन्मजात जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने आसपास की विविध घटनाओं के बारे में स्वयं अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अब यहाँ पे क्या बात पूछी है, मतलब एक अगर वर्ड आपसे छूट गया तो आप क्वेश्चन का आंसर है वो नहीं दे सकते। यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले कि बच्चों के चिंतन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन सही नहीं है ये बात हमसे पूछी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि बच्चे प्रश्नों को स्वयं नहीं सोच सकते और अध्यापक की मूल भूमिका उन्हें जानकारी उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों बच्चे हैं वो खुद भी सोच सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 का वो गलत दे रखा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अधिगम एक देश और देश प्रक्रिया है। तो दोस्तों अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया होती है दोस्तों अधिगम। क्वेश्चन है वो बहुत ही शानदार है। अधिगम वो जटिल प्रक्रिया होती है और सक्रिय प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिगम एक कॉम्प्लेक्स एंड एक्टिव प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 4, जटिल भी प्रक्रिया होती है और सक्रिय प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि अधिगम वो बच्चा करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अधिगम एक जटिल और सक्रिय प्रक्रिया है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से बच्चों में भ्रांति उत्पन्न हो सकती है जो अधिगम में हस्तक्षेप करती है। बच्चे का ध्यान भंग हो सकता है और यह एक प्रभावशाली शैक्षिक पद्धति नहीं है। बच्चों में प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है जो कि अधिगम में विघ्न या रुकावट पैदा करती है। बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर आक्षेप कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलाप के उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। मतलब आपको पॉजिटिव तरीके से सोचते हुए आंसर देने हैं, आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा दोस्तों सीटेट के अंदर। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एक देश कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों के अनुसार परिवर्तित करती है। प्रगतिशील, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, व्यवहारवादी और अध्यापक केंद्रित। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। देखिए अध्यापक मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में अध्यापिका अपनी शिक्षा शास्त्र व आकलन की विधियों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत जरूरतों, अब विद्यार्थी की व्यक्तिगत जरूरतें आ गई तो दोस्तों अध्यापक केंद्रित तो हो ही नहीं सकती, पाठ्य पुस्तक केंद्रित हो ही नहीं सकती, व्यवहारवादी हो ही नहीं सकती। दोस्तों प्रगतिशील, प्रोग्रेसिव, मतलब वो कक्षा के अनुसार वो सेट कर रही है कि अधिगम को किस प्रकार बैठाना है, किस कौन सी विधियां मेरे को काम में लेनी है। ये सब चीज़ें हैं दोस्तों प्रोग्रेसिव में आती हैं, प्रगतिशील में आती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बच्चों को विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़ सकते हैं इनमें सब में कमी है थोड़ी बहुत, और ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार दोस्तों इसमें से लगभग 19 क्वेश्चन जो हमने किए हैं यही क्वेश्चन है
लगभग आपको 15-16 क्वेश्चन तो लास्ट ईयर के जो पेपर मैंने करवाए हैं उनमें मिल जाएंगे। तो यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप रेट की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों पीछे वाले पेपर हैं वो ज़रूर सोल्व करिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा वो मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन वास्तव में बहुत ही शानदार है। पहला ऑप्शन है तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त हैं। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास, वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास और प्रतीकात्मक खेल का उभरना। तो दोस्तों यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था की बात हो रही है। मध्य बाल्यावस्था, अब उत्तर बाल्यावस्था वो तो 11 मतलब 10-11 साल से 13-14 साल तक होती है, वो उत्तर बाल्यावस्था होती है। लेकिन यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था की हम आयु अगर माने तो लगभग 8 से 10 साल हो सकती है, मतलब 7 से 10 कह लीजिए आप, 7 से 10 साल या फिर 7 से 9 साल। तो ये प्याजे के अनुसार वो तीसरी अवस्था है दोस्तों। प्याजे के अनुसार तीसरी अवस्था की बात कर रहा है कि मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा कि तर्कसंगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है, मतलब मूर्त वस्तुओं के रूप में बच्चा है वो सोचने की क्षमता वो रखने लग जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्यों नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि पेशीय कौशल तो होते हैं। आप देखिए मध्य जो बाल्यावस्था होती है उसमें पेशीय कौशल तो होता है, लेकिन समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। आप सबको पता है कि शारीरिक वृद्धि बिल्कुल बहुत ही कम होती है बाल्यावस्था में, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं हो सकता। फिर वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास, तो दोस्तों ये तो हो गई, मतलब चौथी अवस्था से संबंधित है वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। 2, 3, 4 ये बिल्कुल नहीं होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत कम भूमिका है, प्राथमिक कारक है, द्वितीय कारक है कि कोई भूमिका नहीं है। तो दोस्तों बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय की भूमिका वो द्वितीयक होती है। पहले नंबर की जो पहली भूमिका होती है दोस्तों वो है अपनी जो परिवार होता है उसकी, फैमिली की। बच्चों के सामाजिकरण में विद्यालय वो दूसरे नंबर पर आता है और परिवार है वो पहले नंबर पर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द्वितीय कारक है, ऑप्शन नंबर 3। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो दोस्तों गुणात्मक रूप से बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है, ये बात हमसे बोली गई है। तो दोस्तों ये बात कौन करता है, प्याजे करता है। ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। गार्डनर ने दोस्तों बात ही नहीं की थी कि बच्चा किस प्रकार सोचता है। मतलब गार्डनर ने तो बुद्धि के सिद्धांत बताए थे, वाइगोत्स्किन ने भी इस प्रकार की बात है वो नहीं की थी, और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत दिए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। अब दोस्तों ये मतलब ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत हो गया, सुनिश्चित समय से होता है, ये बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। फिर आता है अगला ऑप्शन, विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है, बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि सबसे सही आंसर है वो कौन सा होगा, तो दोस्तों सबसे परफेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 मेरे को लग रहा है। फिर भी इस क्वेश्चन में डाउट है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। बच्चों मतलब विकास है वो वर्तुलाकार होता है, एक दिशा में नहीं होता है। फिर है विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। दोस्तों ये बात भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 3 है ये बिल्कुल नहीं हो सकते, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 मेरे को ज़्यादा चांस लग रहे हैं, लेकिन एक नंबर भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 के साथ मैं जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो सकता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। विभिन्न प्रकार के कार्य जो अपनी आयु के बच्चे को करने चाहिए परंतु वह नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। निकटस्थ विकास का क्षेत्र जेड-पी-डी। सबसे पहले बात करते हैं कि जेड-पी-डी की अवधारणा वो किसने दी थी, तो दोस्तों वाइगोत्स्की ने दी थी। वाइगोत्स्की है वो बिल्कुल करंट के अंदर बहुत ही बड़ा मुद्दा है। 2 या 3 क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर आता है ऑप्शन नंबर 2, वह प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुंचते हैं। दोस्तों ये भी नहीं होता जेड-पी-डी। फिर आता है ऑप्शन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्क सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, ये भी नहीं होता है दोस्तों। फिर बात करते हैं अगले ऑप्शन की कि बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए गए प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि जेड-पी-डी अवधारणा वो क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सटीक और एकदम राइट होगा। 100% आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ही होगा यहाँ पे। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में
तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, सबसे पहले बात करते हैं कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती कौन सी है। तो दोस्तों 11 से 17 वर्ष की जो एज होती है उसमें होती है दोस्तों अमूर्त चिंतन। या मैं बात करूं कि जीन पैजे के अनुसार जो चौथी अवस्था पैजे ने बताई थी वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 17 वर्ष की आयु में। तो यहाँ पे केंद्रीयकरण 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 और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 1 तो बिल्कुल ही गलत है। केंद्रीयकरण बिल्कुल नहीं होता है यहाँ पे। सेंट्रीजाइजेशन एंड इन्वर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स, तो अनुत्क्रमणीय सोच और केंद्रीकरण ये बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 है वो गलत है। फिर है संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, ये भी नहीं होता है दोस्तों। संरक्षण वर्गीकरण ये सब तो तीसरी अवस्था में बच्चा वो कर लेता है, जो मूर्त संक्रियात्मक अवधारणा होती है उसमें ही आ जाते हैं। संरक्षण वर्गीकरण श्रेणीबद्धता ये सब चीज़ें तीसरी अवस्था की है, जो पैजे के अनुसार जो तीसरी अवस्था बताई गई है उसकी विशेषता है। फिर आता है ऑप्शन नंबर 3, प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ कर देता है। तो दोस्तों ये भी नहीं होता है। फिर अगला ऑप्शन, तो ये तो अपने आप सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि शुरू वाले 3 गलत हैं तो चौथा तो होगा ही होगा, क्योंकि एक आंसर तो आपको लेना ही है, एक तो चूज आप करोगे। तो परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिदप्ति चिंतन करने में समर्थ होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। लोरेंस कोहलब्रुक की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियता पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग है वो सुरक्षित रहता है। तो दोस्तों ये हो गई चौथी अवस्था, मतलब चौथा चरण है पैजे के अनुसार, मतलब सॉरी दोस्तों कोहलब्रुक के अनुसार जो चौथा चरण है उसकी ये विशेषता है, जिसमें खुद मतलब अपने आप से वो सामाजिक प्रणाली है, जो सामाजिक क्रियाकलाप होते हैं उनमें विश्वास करना शुरू कर देता है, ये चौथी अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा कि सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगर यहाँ पे कानून के डर से अगर वो सामाजिक जो परंपराएं उनको मानता तो दोस्तों तीसरी चरण की ये विशेषता होती थी, लेकिन यहाँ पे जो खुद व्यक्ति खुद के अनुसार करने लग जाता है तो ये हो जाएगी यहाँ पे बिल्कुल सटीक और 100% आंसर आपको ऑप्शन नंबर 1 ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। बाल्यावस्था की अवधि में विकास बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, केवल परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं, अनियमित और असंबद्ध होता है, धीमी गति से होता है और उसे मापा नहीं जा सकता। तो दोस्तों बाल्यावस्था की अवधि में विकास जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1 है, बहुस्तरीय होता है और मिश्रित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो बिल्कुल राइट आंसर है। फिर बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की। लीव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है और बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो दोस्तों बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि लीव वाइगोत्स्की ने कौन सी बात है वो बोली थी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये बात तो की थी दोस्तों चोम्स्की ने। फिर बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है, ये बात की थी दोस्तों पैजे ने। फिर स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है, ये कथन भी दोस्तों पैजे का है। तो ये दोनों बात तो पैजे ने की थी, ये बात की थी वो चोम्स्की ने कि बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं, ये चोम्स्की का कथन है। तो ऑप्शन नंबर 4 बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये बात है वो वाइगोत्स्की ने बोली थी। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं करता है मूल्यांकन। फिर अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल और असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। तो दोस्तों लेबल तो आपको करना ही नहीं है। साइकोलॉजी के अंदर अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है लेबल करने वाला तो ये तो दोस्तों 100% है वो गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है दोस्तों, ये भी बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर है कि बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालना संभावना के अनुसार सही है। तो दोस्तों कौन सा एक सही है, मतलब 3 गलत हैं और एक ही सही है, ये हमको जानना है, ये हमको पहचानना है। तो सबसे पहला दे रखा है अंतराव्यक्तिक। तो दोस्तों अंतराव्यक्तिक विक्रेता नहीं होता है दोस्तों, अंतर्व्यक्तिक होता है विक्रेता। तो पहला तो गलत है। फिर अब भाषिक
मूर्तिकार। तो दोस्तों बासिक मूर्तिकार बिल्कुल गलत है दोस्तों, बासिक है वो मूर्तिकार नहीं होता। ऑप्शन नंबर 2 भी गलत है। फिर है शारीरिक गति संवेदना खिलाड़ी और स्थानिक मनोवैज्ञानिक। तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है दोस्तों। शारीरिक गति संवेदना वो खिलाड़ी में जरूर होती है, आप सबको पता है। किसी भी खेल को आप देख लीजिए, खिलाड़ी होता है वो शारीरिक गति संवेदना के अनुसार ही खेलता है, मतलब अपने शरीर के अंगों से या शरीर के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों ये हमने जो पूरे 30 क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको बहुत ही क्वेश्चन वो बिल्कुल नहीं आ रहा है तो भी आप क्वेश्चन वो आराम से सही कर सकते हैं। सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंक रखनी है, पॉजिटिव सोचोगे तो दोस्तों आपके आराम से 25 प्लस क्वेश्चन है वो आराम से सही हो जाएंगे। और इसके साथ ही आपको पीछे के पेपर्स जरूर सोल्व करने हैं दोस्तों। किसी भी गाइड से पहले आप 20-25 पेपर है वो निकाल लोगे तो आपको एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूँ, 25 प्लस क्वेश्चन राइट आराम से कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप पीछे वाले पेपर जरूर देखिए, बाकायदा प्लेलिस्ट बनी हुई है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल वो होंगे। और मैंने पूरी जो बोर्ड के आंसर किया उनके अनुसार आंसर उन पेपरों में बताए हैं, मेरे अनुसार नहीं बताए हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो एग्जाम के अंदर। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।